जी तो बेटा हम लोग अभी अटेम्प्ट करने वाले हैं अपना मई जून 2025 पेपर 21। अच्छा 2024 और 2023 के जो पेपर्स हैं वो ऑलरेडी बेटा पोर्टल पे भी अपलोडेड हैं, यूट्यूब पे भी अपलोडेड हैं। वो आप लोग वहां से देख सकते हो। सेक्शन ए, देखो सेक्शन ए करने का वैसे तो हमारे पास टाइम नहीं है, बट सेक्शन ए इज नॉट टू डिफिकल्ट, बहुत इजी होता है। उसकी भी ऑलरेडी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। बट इस पेपर में क्योंकि सेक्शन ए हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम लोग कर नहीं रहे आज। आगे वाले पेपर्स में इंशाल्लाह होगा तो हम लोग उसको भी अटेम्प्ट करेंगे, एक मरतबा उसको देखेंगे। ठीक है, अच्छा सेक्शन ए को फिलहाल छोड़ दें, सेक्शन बी पे आ जाएं। देखें जी, आंसर राइटिंग आप लोगों को मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, किस तरीके से एग्जामिनर आपका आंसर चेक कर रहा होता है, किस तरीके से वो उसकी मार्किंग करता है, किस तरह लेवल वाइज उसने डिवाइड किया हुआ होता है आपके आंसर्स को। तो हम लोग जरा देख रहे हैं, सेक्शन बी देख रहे हैं, मई जून 2025 का पेपर 21। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए जरा देखिएगा, ये फाइल मैं आप लोगों को भेज दूंगा। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, जब बेटा एग्जामिनर ये बात बोल देता है कि विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, तो डायग्राम आपकी आ जाती है नॉलेज पार्ट में। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन द रीजंस फॉर अ मूवमेंट विद इन अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अ शिफ्ट ऑफ पीपीसी। यहां तक सवाल का एक पार्ट पढ़ लो। कहता है कि भाई मुझे मूवमेंट बता दो और मुझे शिफ्ट बता दो। बेटा मूवमेंट कब आती है? जब आप अपनी करंट रिसोर्सेज के साथ खेल रहे होते हैं और करंट रिसोर्सेज से आप जो हैं वो आगे पीछे हो रहे होते हैं, ठीक है ना। शिफ्ट किस तरह आता है? जब आप अपने पोटेंशियल के साथ खेलते हो, आप अपने पोटेंशियल को, अपनी औकात को बढ़ाते हो या कम करते हो, डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपका क्राइटेरिया चल रहा है। तो ये होता है जी आपके पास गेम, मूवमेंट का और शिफ्ट का। ठीक है, आपने डिफरेंस बताया, 3 मार्क आपको यहां पर मिल गए। एंड कंसिडर द एक्सटेंट टू विच अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिटरमिन्स द शेप ऑफ पीपीसी। कहता है कि मुझे ये बताओ कि यार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से हमारे शेप ऑफ पीपीसी पे क्या अफेक्ट पड़ता है। आपको 3 तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ाई गई है। एक आपको पढ़ाई गई है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कि नॉर्मल पीपीसी की बनती है। एक आपको पढ़ाई गई है कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो बिल्कुल 1:1 का रेशो आता है। और एक आपको पढ़ाई गई है डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है ना, डिक्रीजिंग वाली यूं बनती है आपकी, ठीक है, ये डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई। तो आइए जरा इस सवाल को देख लेते हैं। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, बेटे सबसे पहले तो आपने डिफाइन कर दिया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है और वो आपको बताता क्या है कि जी प्रॉपर तरीके से आप रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से ये आपको बता रहा होता है। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की आपने पहले जो है उसको बेसिक सी ओवरऑल थ्योरी दे दी कि ये होता क्या है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद क्या हो रहा है? आपने करेक्ट एक्सिस लेबल करने हैं। बेटा डायग्राम की मार्किंग कैसे होती है? देखो ये डायग्राम है आपके सामने, इसकी मार्किंग देखो। लेबलिंग का मार्क, लेबलिंग नहीं है, नॉलेज के मार्क गए 0। अच्छा बच्चे एक मिस्टेक क्या करते हैं, पीपीसी टच नहीं करते वाई एक्सिस के साथ। सही है, टच नहीं हो रहा पीपीसी, मार्क गया 0। या फिर क्या करते हैं, इसको जो है ना, ये अपना जो आपका पीपीसी है, बाउंड्री है, इसको इतना बाहर ले जाते हैं। गलत करोगे 0 मार्क, कोई मार्क नहीं है उस चीज का। तो इट शुड बी प्रॉपर, इट शुड बी करेक्ट विद करेक्ट लेबलिंग। गुड वाई गुड एक्स लिख दो, कंज्यूमर गुड कैपिटल गुड लिख दो, एग्रीकल्चरल मैन्युफैक्चर गुड लिख दो। कोई टेंशन नहीं है। प्राइस क्वांटिटी नहीं आता पीपीसी में, मार्क्स जाएंगे। ठीक है ना। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, गुड वाई गुड एक्स लिखते हैं, कंज्यूमर गुड कैपिटल गुड लिखते हैं, आपकी मर्जी है। पीपीसी मट मस्ट टच बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस को बेटा टच होना चाहिए, दोनों एक्सिस को टच होना चाहिए। मूवमेंट अलोंग द पीपीसी, ये आ गई मूवमेंट अलोंग द पीपीसी। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इमोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। शिफ्ट कैसे आता है? जब आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी चेंज हो जाती है। लो आप करके दिखा दो। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आप राइट वर्ड शिफ्ट ही करो, इस क्वेश्चन में आप लेफ्ट वर्ड भी कर सकते हो, अंदर की तरफ भी लेके आ सकते हो, क्योंकि उसने आपको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। पीपीसी इज यूजुअली कॉनकेव टू द ओरिजिन टू शो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है ना, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शो करने के लिए इट इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। ये आपका आ गया बेटा कितने मार्क्स? 3, सीधे सीधे 3 मार्क्स। फिर एक्सप्लेन करो,
मूवमेंट अलोंग द पीपीसी कॉज बाय रीएलोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, एग्जांपल कि भाई आपने कैपिटल से कंज्यूमर पे चले गए, आप गुड बाय से उठ के गुड एक्स पे चले गए, इस तरह आपने एक्सप्लेनेशन शुरू कर दी है। अगर बाहर की तरफ शिफ्ट आएगा, क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो रही होती है टेक्नोलॉजी वगैरह से, अंदर की तरफ आएगा तो इसका मतलब है नेचुरल डिजास्टर हो गया, वॉर हो गया, पेंडेमिक वगैरह आ गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कनेक्शन, जैसे जैसे आप पीपीसी के साथ आगे जाते रहते हो, आप एक गुड को सेक्रीफाइस करते हैं दूसरा गुड बनाने के लिए, तो इससे हमारे पास इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नजर आना शुरू हो जाता है। अब इवैल्यूएशन इस बेसिस पे थी कि मुझे ये बताओ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे डिटरमिन करेगा शेप ऑफ पीपीसी। तो अब ये देखें जरा, द शेप ऑफ पीपीसी इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, but it is the but this is not the only factor. If resources were perfectly adaptable to the production of different goods, the PPC would be straight line reflecting constant opportunity cost, जो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी। इंक्रीजिंग से कॉनकेव बनता है, कांस्टेंट से स्ट्रेट लाइन बनती है, और डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन रहा होता है। In reality, most resources are specialized, so reallocating them for one good to another leads to rising opportunity cost and a concave curve. ये वाला। However, the degree of resource mobility and technological efficiency can also influence the curve. Improvements in technology, improvements in technology may make it easier to switch resources without a large loss in input, reducing the steepness of the curve. Therefore, while opportunity cost is central in shaping the PPC, the actual form of the curve reflects a combination of opportunity costs, the adaptability of resources and changes in technology। कहता है कि यार आजकल की टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि आपको इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखो ये मेरा पीपीसी जो है ना, इसका पेट ऐसा तेज़ी से बाहर निकला हुआ है। कभी कभार पीपीसी जो है वो हो सकता है आपका थोड़ा सा फ्लैटर बने, ऐसे बन जाए, थोड़ा सा फ्लैटर बन जाए, इतना कोई अफेक्ट ना आए, समझे। तो वो कहता है कि इट डिपेंड्स अपॉन टेक्नोलॉजी, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट यू आर फॉलोइंग। कांस्टेंट है तो वो स्ट्रेट लाइन बनता है, इंक्रीजिंग है तो कॉनकेव टू द ओरिजिन बनता है, डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बन रहा होता है। कोई मसले वाली बात है बेटा? 8 मार्क का बड़ा बेसिक सा सवाल था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के हवाले से। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम बेटा? सही है, वेरी गुड। चलो अब इसी के पार्ट बी पे आ जाओ। असेस वेदर a shift to the right of a PPC is only caused by an increase in the quantity of resources। कहता है कि आपका पीपीसी सिर्फ तब राइटवर्ड शिफ्ट होता है जब आपकी क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज बढ़ जाती है। ठीक है ना, जब क्वांटिटी ओवरऑल बढ़ जाती है तब पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो आए जरा देख लेते हैं इसके भी आंसर को। पार्ट बी सॉरी, AO1 AO2 के पॉइंट्स किस तरह चल रहे होंगे? आपने पीपीसी को बताया, आपने शिफ्ट बताया, ठीक है ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपने डिफाइन कर दिया वापस से, लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन हो जाएगी, मार्क्स कोई मिलेंगे नहीं डेफिनेशन लिखने के। हाँ, राइटवर्ड शिफ्ट दिखाने का आपको जरूर मार्क मिलेगा, क्योंकि वो क्या कहते हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि यार अगर आपके पास पीपीसी बढ़ रहा है तो वो किस तरह बढ़ रहा होगा। अब पहला पॉइंट चल रहा है क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज का, क्योंकि उसने फोकस किया हुआ है क्वांटिटी पे। ये देखो, उसने किस पे फोकस किया हुआ है? क्वांटिटी पे फोकस किया हुआ है। तो हम लोग भी जरा पहले क्वांटिटी के हवाले से बात कर लेते हैं कि जी आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसर्च, न्यू रिसोर्सेज, मिनरल्स आ गए, पॉपुलेशन बढ़ गई, आए वाला इमिग्रेशन हो गया तो उससे औकात बढ़ जाती है, मशीन्स आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गई। तो ये सब क्वांटिटी पे बात हो रही है ना, ज्यादा मशीन, ज्यादा फैक्ट्रीज, मोर इंटरप्राइजेस, मोर एंटरप्रेन्योर्स, मोर बिजनेसमैन। तो इन सबसे बेटा देखो आपके पीपीसी राइट वर्ड जाता है, ठीक है, आपने उसको समझा दिया। लेकिन बेटा क्वालिटी भी तो मैटर करती है। आपने कहा जी कि अगर आपके पास क्वालिटी ऑफ रिसोर्स इंक्रीज हो रही है, ये तो मेन कॉस्ट थी ना, अब ऑल्टरनेटिव कॉस्ट पे भी आ जाए। आपकी क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस, एजुकेशन, ट्रेनिंग, वो कितना मैटर करती है, वो कितनी अच्छी है। अब देखो, लेट से जैसे पाकिस्तान में अगर मैं आपसे बात करूं, तो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट की एजुकेशन है
और गवर्नमेंट की जो क्वालिटी है और जो गवर्नमेंट की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते, वो इतने अच्छे नहीं होते, ठीक है ना। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी चीजें मिल रही हैं तो भाई आपकी स्किल्स बेहतर हैं, आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपकी वर्कफोर्स की जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो इंप्रूव हो रही होगी, तो लोग ज्यादा बेहतर काम कर रहे होंगे, ठीक है। सेकंड लिखा हुआ है बेटर हेल्थ केयर। अब देखो, अगर हेल्थ केयर आपका अच्छा है तो वर्कर्स कम बीमार होंगे, तेज काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, जल्दी काम करेंगे, फ्यूअर सिक डेज होगा तो तेजी से उनका काम चल रहा होगा। बेटर कैपिटल क्वालिटी, अच्छी मशीन्स होंगी, मॉडर्न मशीन्स होंगी, फास्ट मशीन्स होंगी, तो बेटा आपके बिजनेस के अंदर क्वालिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीज होगा ना, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपको ओवरऑल फायदा मिल रहा होगा। फिर लिखा हुआ है दिस मीन्स द सेम नंबर ऑफ इनपुट्स नाउ प्रोड्यूस मोर अफेक्टिवली शिफ्टिंग द पीपीसी आउटवर्ड। यानी कि बेटा पहले मैं एक मशीन से 10 यूनिट बनाता था, अब मैं एक अच्छी मशीन ले आया, फास्ट मशीन ले आया, एफिशिएंट मशीन ले आया, अब मैं उस नई वाली मशीन से 20 यूनिट बना रहा हूं। तो पहले एक मशीन जो 10 यूनिट बना के देती थी, अब एक मशीन मुझे 20 यूनिट बना के देती, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि आप सेम नंबर ऑफ इनपुट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। फोर है टेक्नोलॉजिकल चेंज। टेक्नोलॉजिकल चेंज का मतलब ये है कि आप टेक्नोलॉजी को ले आते हैं, फास्ट टेक्नोलॉजी को ले आते हैं, जिस तरह एआई हो गया, ऑटोमेशन हो गई, ठीक है। आप अच्छी मशीन्स लेके आ जाते हैं। often considered the biggest driver of outward PPC shift in developed economies के PPC आपका बढ़ता है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ड्यू टू मशीनरी। जब वो राइटवर्ड शिफ्ट करता है तो वन ऑफ द मेन कॉजेज जो होता है वो टेक्नोलॉजिकल चेंज आपका होता है। फिर आप इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी इंप्रूवमेंट की भी बात कर सकते हैं कि आपके पास ही ओवरऑल क्या चल रहा है, पॉलिसीज किस तरह चल रही है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मसला तो बिजली पानी है ना, कि बिजली पानी गैस हमारे पास नहीं है। बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो बेटा इंडस्ट्रीज काम कैसे करेंगी, मशीन्स कैसे रन होंगी, प्रोडक्शन कैसे होगी। स्ट्रॉन्गर गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस रिड्यूस करप्शन, इनफोर्स प्रॉपर्टी राइट्स, इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट, trade liberalization and openness to foreign direct investment can also expand resource availability and efficiency। क्या मतलब है इन पॉइंट्स का, कि जब आप ट्रेड ओपननेस की तरफ जाते हैं, मतलब आप इजीली ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आपके मुल्क में आती है, जिससे आपके मुल्क में और इकोनॉमिक ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिचुएशंस वेयर क्वांटिटी अलोन मे नॉट वर्क, if resource increase but are unskilled and underutilized, पीपीसी में नॉट शिफ्ट। कहता है कि देखो आपकी औकात बढ़ गई है, वही वाली बात है ना, देखो जो मैंने आपको बताई भी है कि ये आपका पीपीसी है, ये आपका एक्चुअल पॉइंट है। आपकी औकात बढ़ गई है लेकिन आप अभी भी वहीं पे बैठे हुए हैं, तो फिर तो किसी काम का नहीं है ना ये। कि अगर आपकी रिसोर्सेज बढ़ती जा रही हैं और वो अभी भी अंडर एम्प्लॉयड है, अंडर यूटिलाइज्ड है, अनस्किल्ड हैं, तो फिर वो किसी काम की नहीं है। हमारे यहाँ पे आबादी बढ़ती जा रही है, वर्कफोर्स बढ़ती जा रही है, बट आधी से ज्यादा जो हमारी आबादी है वो जाहिल है, अनपढ़ है। तो उस आबादी के बढ़ने का किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा। हैविंग मोर वर्कर्स इन इकोनॉमी विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट डजंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज कैपेसिटी अनलेस डिमांड और प्रोडक्टिविटी राइजेस। वही वाली बात जो मैं आपसे अभी आबादी के हिसाब से कह रहा हूँ। अच्छा, अब इवैल्यूएशन पे आओ। उसने सवाल में ये पूछा था कि यार क्या क्वांटिटी बढ़ने से ही राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। तो इवैल्यूएशन में देखें क्या लिखा हुआ है। A rightward shift of the PPC is not only caused by an increase in the quantity of resources, because in many cases the quality of resources and technological progress are more important drivers of long term growth। कहता है कि सिर्फ क्वांटिटी से कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ पे लोग पैदा होने से कुछ नहीं होता। जब तक मैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव ना करूं, जब तक मैं टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ना लेके आऊं, तब तक हमारे मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा। Simply increasing the number of workers, for example, may not raise output much if they are unskilled or poorly educated. In contrast, a smaller but highly skilled labor force can achieve greater productivity and push the PPC outward more significantly. Similarly, investing in the better machinery and adopting new technology can allow an economy to produce more with the same input, which means a shift of the PPC can occur without any increase in the resource quantity। क्या मतलब है इस पूरे पैराग्राफ का, वो कह रहा है कि भाई क्वांटिटी अकेली मैटर नहीं करती, आपको टेक्नोलॉजी और क्वालिटी ऑफ रिसोर्स पे भी फोकस करना पड़ता है।
कहता है कि भाई अगर आपने अपने वर्कर को इम्प्रूव कर दिया, आपने वर्कर को स्किल सिखा दिया, तो वो सेम वही वर्कर, भले आप क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स ना भी बढ़ाएं, सेम वही वर्कर पहले के मुकाबले में ज्यादा काम कर सकता है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक मैकेनिक है, कार मैकेनिक है, ठीक है ना, गाड़ियों का काम करता है। मैंने उसको बाइक का काम करना भी सिखा दिया। पहले दो अलग अलग वर्कर रखे हुए थे, सही है, दो अलग अलग वर्कर रखे हुए थे, गाड़ियों के लिए अलग था, बाइकों के लिए अलग था। अब सेम वर्कर दो लोगों का काम कर रहा है, ठीक है ना। अब सेम वर्कर बेटा पहले के मुकाबले में दो लोगों का काम कर रहा है। तो जब अब सेम वर्कर पहले के मुकाबले में दो लोगों का काम कर रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वर्क फोर्स, आप क्वालिटी बढ़ा दें, औकात तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी आपकी औकात, ठीक है ना। सेकेंड पैराग्राफ लिखा हुआ है, another limitation of focusing only on resource quantity is the problem of underutilization. If an economy already suffers from high unemployment or unused capacity, adding more resources will not automatically shift the PPC. It may simply increase inefficiency. Likewise, political instability or weak institution could prevent resources from being effectively mobilized, meaning the PPC does not shift as expected. क्या मतलब है इस चीज का बेटा, इसका ही मतलब समझ लो। इसमें वो ये बात बता रहा है जो मैंने आपसे ऊपर की थी, कि भाई ये आपका पोटेंशियल है, आप पॉइंट ए पे ऑपरेट कर रहे हैं, आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है जबकि आपका एक्चुअल अपनी जगह पर बैठा हुआ है, तो इससे किसी को कोई भी फायदा नहीं होगा, इससे किसी को कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो शिफ्ट तो कर रहा है, रिसोर्सेज तो बढ़ती जा रही हैं, बट वो यूटिलाइज नहीं हो पा रही सही से। फिर लिखा हुआ है, इन कंक्लूजन, while an increase in the quantity of land, labor, capital, and enterprise is a key factor for an output shift, it is not the only cause. It is not the only cause. Improvement in the quality of these resources and technological innovation are equally crucial, and in many cases they play the dominant role in expanding productive potential. Therefore, the statement that a PPC only shift right because of more resources is too narrow, since long-term economic growth depends on combination of quantity, quality, technology, institutional effectiveness वगैरह वगैरह। तो वही वाली बात है कि मैं उसकी बात से बेटा डिसएग्री कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई सही है, किसी हद तक इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी बढ़ाना, बट इसी पे डिपेंडेंट हो जाना कि सिर्फ क्वांटिटी बढ़ेगी तो पीपीसी बढ़ेगा, ये लॉजिकल नहीं, कोई मसले वाली बात। अच्छा, अब जरा देख लेते हैं कि यार क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अच्छा, मैं अगर आप लोगों की जगह पे होता, क्वेश्चन नंबर 2 कंपैरेटिवली थोड़ा सा टेक्निकल था, इसका पार्ट भी खास तौर पे, क्योंकि आपके पास कंटेंट जाहिर सी बात है वहां पे आप लोग इतना नहीं लिख पाते, तो मैं ये अटेम्प्ट ना करता, मैं ये वाला अटेम्प्ट करता। कंपैरेटिवली इजी है, डायग्राम्स है, तो मैं इजीली इसको टैकल कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए कहता है कि विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, अब देखो वापस से नॉलेज पार्ट में आपकी डायग्राम आ गई है। एक्सप्लेन हाउ चेंजेस इन सब्सिडी कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड ऑफ अ प्रोडक्ट इन अ मार्केट। कहता है कि यार सब्सिडी में अगर चेंज आता है तो उससे मेरी प्राइस और क्वांटिटी पे क्या अफेक्ट आएगा। अब देखो उसने क्या वर्ड यूज किया हुआ है, चेंज। उसने ये नहीं कहा कि आपको सब्सिडी मिली है या सब्सिडी आपके पास कम हुई है, उसने हमें कहीं भी ये बात नहीं बताई। तो आपको दोनों बातें बतानी है, आपको दोनों डायग्राम्स बनानी है, एक डायग्राम जिसमें सब्सिडी मिल रही है और एक डायग्राम जिसमें सब्सिडी रिमूव हो रही है। तो बेटा जिसमें सब्सिडी मिल रही है उसमें सप्लाई बढ़ेगी, जिसमें सब्सिडी रिमूव हो रही है उसमें सप्लाई कम होगी। तो दोनों डायग्राम्स आपने बनानी, क्योंकि उसने लफ्ज लिखा हुआ है चेंज, चेंजेस, उसने इंक्रीज या डिक्रीज इन सब्सिडी की बात नहीं की। फिर उसके बाद कहता है, एंड कंसिडर हाउ एक्सपेंडिचर ऑन अ सब्सिडी इज अफेक्टेड बाय द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। कहता है कि मुझे ये बता दे कि जब हम लोग सब्सिडी को, जो सब्सिडी का हमारा एक्सपेंडिचर होता है पीईडी के हिसाब से, किस तरह से वो चेंज हो रहा होता है। तो अब यहाँ पे देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। अच्छा, ये डायग्राम जो है ना, ये डायग्राम जो है ये नॉलेज की हैं, मेरे पास जगह नहीं थी यहाँ पे तो मैंने इसको नीचे बना दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ भाई, ऐसे ही कंफ्यूज ना हो जाओ आप। ड्रॉ
डायग्राम्स। सही है। अब देखो, डिफाइन सब्सिडी। Subsidy is a payment by government to producers aimed at reducing cost of production, encouraging output, या grant given by government to producer। ये definition दोनों लिखेंगे आप, payment by government और grant given by government to producer, या cash payment given by government, इस तरीके से। डायग्राम आपने बना दी बेटा। एक डायग्राम देखो राइटवर्ड जा रहा है सप्लाई, एक डायग्राम लेफ्टवर्ड आ रहा है, इसमें आपको सब्सिडी मिल रही है, यहां से आपकी सब्सिडी रिमूव हो रही है। ठीक है ना? दोनों डायग्राम आपने बना दी। अच्छा, फिर उसने पूछा था कि यार मुझे ये बताओ कि किस तरीके से एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा अफेक्ट हो रहा होता है। तो अब यहाँ पे देखें जरा भाई, क्या आपने लिखा हुआ है एनालिसिस में। आपने कहा कि यार अफेक्ट ऑफ सब्सिडी इंक्रीज, सब्सिडी अगर मिलती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी फॉल होगी, कंज्यूमर्स के लिए प्राइस कम होगी, डिमांड आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी, इस तरीके से कहानी आपने बताई है, कंजम्पशन वगैरह बढ़ी वगैरह वगैरह। सब्सिडी डिक्रीज होगी तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, आपकी सप्लाई कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ेगी, डिमांड ओवरऑल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम होगी, ये सारी गेम आपने उसको एक्सप्लेन कर दी। इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिपेंड्स ऑन पीईडी। अगर डिमांड इलास्टिक है, सब्सिडी मिलेगी तो आपके पास डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। सही है। अगर इनइलास्टिक है, क्वांटिटी थोड़े से बढ़ेगी, गवर्नमेंट बेयर्स हाई कॉस्ट पर यूनिट विदाउट मच राइज इन कंजम्पशन। यानी कि इधर इलास्टिक में गवर्नमेंट थोड़ी सी भी प्राइस कम करवाएगी तो कंज्यूमर को बहुत फायदा होगा और ओवरऑल प्रोड्यूसर को भी बड़ा फायदा होगा। लेकिन इन इलास्टिक में आपकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बढ़ती है, क्योंकि डिमांड इज इन इलास्टिक, वो इतनी नेसेसिटी गुड है। अगर लेट से मैं बीमार हो जाता हूँ और गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल पे सब्सिडी दी हुई है, तो मैं अपनी हड्डी जानबूझ के नहीं तोड़ूंगा वापस से इलाज करवाने के लिए। समझे? अब इवैल्यूएशन पे आओ। The overall effectiveness of a subsidy depends on PED. If demand is elastic, subsidies are more effective in boosting consumption, since a fall in price causes significant rise in the quantity demanded. However, if demand is inelastic, the subsidy mainly lowers the price without much increase in quantity, meaning government expenditure may be inefficient. अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल को सब्सिडी दे रही है इस चक्कर में कि लोगों को फायदा होगा, लोग इलाज करवाएंगे, तो बेटा जो बंदा पिछले हफ्ते इलाज करवा के ठीक हो चुका है, क्या वो वापस से बीमार होगा? तो इसमें गवर्नमेंट के लिए इनएफिशिएंसी आ जाती है, बट अगेन वो क्योंकि एक नेसेसिटी गुड होता है, तो गवर्नमेंट कंज्यूमर को फायदा पहुंचा रही होती है। इन कंक्लूजन, while subsidies can reduce prices and increase output, the extent to which they achieve policy goals depends heavily on the elasticity of demand for the product। तो मैंने यहाँ पे अपनी जजमेंट दे दी है कि यार ओवरऑल अगर डिमांड इलास्टिक है तो आपकी कंजम्पशन वगैरह बढ़ेगी, गवर्नमेंट को फायदा होगा और मुल्क को फायदा होगा, मुल्क के मुफाद में बात होगी। बट अगर नहीं है तो बेटा फिर आपके लिए मसले वाली बात है। कोई मसला बेटा? आप इसमें थोड़ा सा अपना भी चीज ऐड कर सकते हैं कि यार इलास्टिक अगर होगी डिमांड तो कंज्यूमर बेनिफिट कम है, प्रोड्यूसर बेनिफिट ज्यादा है। अगर इन इलास्टिक है तो कंज्यूमर बेनिफिट ज्यादा है, प्रोड्यूसर बेनिफिट कम है। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब इसके जरा पार्ट बी पे आओ। कहता है कि यार असेस वेदर एन इंक्रीज इन टैक्स ऑन डीमेरिट गुड इज ऑलवेज द बेस्ट वे टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ सच प्रोडक्ट। अब देखो ये काफी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। अब उसने आपको कहीं भी ये बात नहीं बताई है कि डीमेरिट गुड की असल फसाद की जड़ है क्या, कि डीमेरिट में प्रॉब्लम हो क्यों रही है। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो रही है, या एडिक्टिवनेस की वजह से हो रही है, या फिर कोई दूसरा मसला है उसकी वजह से हो रही है। उसने आपको कहीं भी ये रीजन नहीं बताया हुआ। उसने सिंपली एक बात बोली कि यार अगर मैं टैक्स लगाऊंगा तो क्या डीमेरिट ठीक हो जाएगा, क्या डीमेरिट को सॉल्व करने की टैक्स बेस्ट पॉलिसी है? तो बेटा टैक्स के बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स, एडवर्टाइजिंग, मिनिमम प्राइस, या बैन, कोई सा भी एक। उसके बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स, कंपैरिजन AO3 में, और फिर जजमेंट। मेरा मशवरा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बेटा एडवर्टाइजिंग के साथ लाजमी लिंक किया करो, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो हमारा कंपैरिजन चल रहा होगा टैक्स और एडवर्टाइजिंग का। अब यहाँ पे देखो जरा,
डीमेरिट के बारे में आपने बताया, डीमेरिट क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बता दिया, नॉलेज दे दी, एडवर्टाइजिंग के बारे में नॉलेज दे दी है। बेनिफिट्स क्या है जी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने के? आपकी प्राइसेस बढ़ती हैं, ठीक है ना। आपकी प्राइस वगैरह बढ़ती है तो कंजम्पशन कम होना शुरू हो जाती है, अगर डिमांड इलास्टिक है तो। एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन कम होती है। फिर जी गवर्नमेंट को रेवेन्यू पैदा होता है, जो है वो, तो वही पैसा गवर्नमेंट आगे यूज कर सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए वगैरह वगैरह। ये आपने डायग्राम बनाई, ये आपने एक्सप्लेन की। हाउएवर इट इज इन इलास्टिक इन नेचर, तो प्राइस बढ़ना इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। ब्लैक मार्केट हो जाती है, स्मगलिंग शुरू हो जाती है अगर टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, और लो इनकम को ज्यादा अफेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें बेटे नोट्स में लिखी हुई है ऑलरेडी, सारी चीजें आपके पास। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग से क्या होगा कि लैक ऑफ नॉलेज का मसला हल होगा, आपकी डिमांड कम होगी। लिंक करें डायग्राम के साथ। यंग पीपल जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं मार्केटिंग से, तो वो सिगरेट शराब छोड़ देंगे। बर्डन जो है वो इतना ज्यादा लो इनकम पे नहीं आता, क्योंकि देखो जब टैक्सेस लगाते हैं तो लो इनकम तो ज्यादा अपनी जेब से टैक्स पे कर रहा है ना, लो इनकम वाला बंदा जो है वो ज्यादा अपनी टैक्स से पे कर रहा है, अपनी जेब से पे कर रहा है। लेकिन एडवर्टाइजिंग में हम लोग गरीब बंदे से पैसा थोड़ी मांग रहे हैं, उसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा नेगेटिव। ड्रॉबैक क्या है कि यार इन्फोर्स करना डिफिकल्ट हो सकता है, सही है ना, महंगा हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, फॉरेन से अफेक्ट नहीं करता, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट नहीं करता जैसे कि टैक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स आपने पढ़े हुए भी हैं, आपके पास ऑलरेडी नोट्स में भी। अगर आप एक चीज को गौर से देखो, मैंने इस पूरे एनालिसिस में कहीं भी कंपैरिजन नहीं किया। मैंने इंडिविजुअल बेनिफिट ड्रॉबैक इसके लिखे, मैंने इंडिविजुअल बेनिफिट ड्रॉबैक इसके लिखे, कंपैरिजन में अब करूंगा। क्या लिखा है? An increase in indirect tax is not always the best way to reduce the consumption of demerit good because its effectiveness depends heavily on PED। पहले तो मैंने देखो जजमेंट दे दी, मैंने कहा कि भाई ये बेस्ट तरीका नहीं। अल्कोहल सिगरेट वगैरह के लिए क्योंकि डिमांड बेटा काफी इनइलास्टिक होती है, तो अगर प्राइसेस ज्यादा से भी बढ़ती हैं तो कंजम्पशन पे इतना अफेक्ट नहीं आ रहा होगा। और हमारे पास जो टैक्स फंक्शन है वो सिर्फ गवर्नमेंट रेवेन्यू हम लोग यहाँ से कमा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए बेहतर चीज क्या है कि हम एडवर्टाइजिंग को साथ लेके चलें, जहां पर वो दूसरों के लिए लेस अट्रैक्टिव बना रहा। इन प्रैक्टिस बोथ पॉलिसीज फेस लिमिटेशन, दोनों के अपने मसले हैं। टैक्सेस जो है वो ब्लैक मार्केटिंग ले आती है, ठीक है ना। और एडवर्टाइजिंग बैन कैन बी अंडरमाइंड बाय इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ प्रमोशन जैसे सोशल मीडिया स्पॉन्सरशिप वगैरह। बेटा वेब के ऐड आपको सोशल मीडिया पे आ रहे होते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो नस्वार है, जो क्या बोलते हैं उसको, जिंक है या पता नहीं वेलो वगैरह है, उसके भी ऐड आ रहे होते हैं। तो वो कौन सी अच्छी चीज है सोसाइटी के लिए? वो भी तो खराब है ना। तो कहता है कि यार सिर्फ टैक्सेस पे रिलाई करना इज अ वेरी नैरो अप्रोच। तो हमें क्या करना चाहिए? दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। टैक्सेस ताकि अभी लोगों पे एक चमाट पड़े प्राइसेस बढ़ने की, और लोग उसे कम खरीदें। और साथ ही साथ हमें पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम भी चलाने चाहिए, एडवर्टाइजिंग भी करनी चाहिए, ताकि कल को जाके जब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस इनके ऊपर से रिमूव करें तो लोग फौरन से सिगरेट या अल्कोहल की तरफ ना जाएं। वो फिर क्या कहते हैं, छोड़ दें इन चीजों। In conclusion, while taxation is a useful policy, it is not always the best or most sufficient method on its own. Advertising restrictions may achieve greater long term behavioral change, whereas tax provides short term disincentive and revenue. The most successful approach to reduce demerit good consumption is likely to involve mixed policy framework that uses both tools together। मैंने कहा जी दोनों को साथ इस्तेमाल करो, दोनों को साथ इस्तेमाल करो, क्योंकि हमें फिलहाल ये नहीं पता कि डीमेरिट ज्यादा क्यों इस्तेमाल हो रहा है। तो इट इज बेटर कि आप दोनों को साथ लेके चलें, ताकि हर, क्योंकि देखो दोनों पॉलिसी के अपने बेनिफिट्स है ना, तो वो अपने हिसाब से काम कर रही है। समझ गए बेटा बात को? डन। सेक्शन सी पे आ जाए। अच्छा, और सेक्शन सी में बेटा मैं आप लोगों को कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला क्वेश्चन करें, थोड़ा सा टेक्निकल होता है, तो इट इज बेटर कि आप उसको अवॉइड ही करो, बट फिर भी हमने तो देखना है ना इसको।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक्सप्लेन हाउ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी चेंजेस व्हेन दैट इकोनॉमी मूव्स फ्रॉम क्लोज टू ओपन इकोनॉमी। जब एक इकोनॉमी क्लोज टू ओपन इकोनॉमी चली जाती है तो उसमें क्या चेंजेस आती है। बेटा क्लोज्ड इकोनॉमी में आता है C+I+G, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कंजम्पशन, सेविंग और टैक्स। ओपन में X-M भी आ जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड भी आ जाता है। एंड कंसिडर व्हाट डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ द चेंज, और कहता है कि मुझे ये बताओ कि आपका चेंज कितना होगा, ये चीज कौन बताता है आपको। तो अब यहां पे देखें जरा, 4 का पार्ट ए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को आपने डिफाइन किया कि भाई किस तरह से पैसा आपका मूव हो रहा होता है बिटवीन हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड जो हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको दे रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, उसके बदले में पेमेंट ले रहे हैं, वही सारी डायग्राम आप लोगों ने जो पढ़ी हुई है। फिर इनकम जो है गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर। इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सेविंग और टैक्सेस वगैरह होते हैं। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नहीं होता, ठीक है ना। 3 सेक्टर की आपने डायग्राम बनाई, आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। एनालिसिस में आपका फोकस होगा जब हम 3 सेक्टर से 4 सेक्टर पे जाते हैं, क्लोज से ओपन पे जाते हैं, तब क्या हो रहा है। आपने ओपन इकोनॉमी के बारे में बताया जी कि इसमें एक्सपोर्ट्स हैं, इसमें इंपोर्ट्स हैं, एडिशनल इंजेक्शन आपके मुल्क में आ रहे होते हैं। इंपोर्ट क्या होते हैं, अनदर अनदर लीकेज होता है जो कि आपके सेविंग और टैक्सेस वगैरह के हिसाब से साथ मिल जाता है, ये भी लीकेज का पार्ट है। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स द नेशनल इनकम इज नाउ इन्फ्लुएंस्ड नॉट ओनली बाय डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड गवर्नमेंट एक्टिविटी, बट ऑल्सो विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंपोर्ट के साथ लिंक हो रहा है, एक्सपोर्ट के साथ लिंक हो रहा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में आपने बता दिया, X-M, ठीक है ना। तो कहता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ना, ये सीधा सीधा अफेक्ट कर रहा होता है आपके साइज को। अगर डेफिसिट जा रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम खराब होगा। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस जा रहा है तो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेहतर हो जाएगा। इवैल्यूएशन क्या है, द एक्सटेंट ऑफ द चेंज डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। पहला फैक्टर उसने देखो ये पूछा था कि कितना ज्यादा 4 सेक्टर ओपन इकोनॉमी आपको अफेक्ट कर रहा है। तो हम लोग तो इस तरह से अफेक्ट हो रहे होंगे ना, देखो जितना ज्यादा मैं इंटरनेशनल ट्रेड के साथ लगा हुआ हूं, उतना ज्यादा मैं अफेक्ट हो रहा हूँ। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आप ओपन टू इंटरनेशनल ट्रेड है, यानी कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं विदाउट एनी टैरिफ, विदाउट एनी प्रोटेक्शनिज्म, तो आपका बहुत बड़ा हिस्सा जीडीपी का जो है वो ट्रेडिंग से आ रहा होगा। तो फिर वो अफेक्ट हो रहा होगा। अगर आप क्लोज से ओपन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल अफेक्ट हो रहा होगा। ऑन द अदर हैंड, फॉर अ कंट्री विद लिमिटेड ट्रेड लिंक्स द इम्पैक्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो में बी स्मॉलर, यानी कि अगर आपने टैरिफ लगाए हुए हैं, कोटा लगाए हुए हैं, आपने प्रोटेक्शनिज्म लगाई हुई है, इतना ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं है, तो इतना ज्यादा अफेक्ट आएगा भी नहीं ओपन इकोनॉमी का। The degree of competitiveness of domestic industries, the exchange rate, and trade policies such as tariff quota will also determine how strongly exports and imports influence income flows. In conclusion, moving to an open economy generally increases the scale and complexity of the circular flow, but the extent of this change varies depending on trade dependence and policy environment. मतलब सिंपल सी बात वो यही कर रहा है कि आप कितना ज्यादा अफेक्ट हो रहे होते हैं क्लोज से ओपन इकोनॉमी आने में। ये सब डिपेंड करता है आपका कि आप कितना ज्यादा ओपन टू इंटरनेशनल ट्रेड हैं, आप कितना ज्यादा टैरिफ वगैरह से हटे हुए हैं, कितनी आप प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, आपके अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का क्या हाल है, और आपने क्या क्या लॉज लगाए हुए हैं। तो ये सारी चीजों से बेटा डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा अफेक्ट होंगे। कोई मसला। वेरी गुड, चलो। अच्छा जी, इसके आए 4B पे। Assess whether the potential benefits of free trade always outweigh the arguments for protectionism। अब देखो यहां पर वो दो बातों को कंपेयर कर रहा है। कहता है कि बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शनिज्म, कि मुझे क्यों लगाना चाहिए फ्री ट्रेड और क्यों प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जाना चाहिए। तो अब यहां पे देखिएगा भाई,
फ्री ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म को आपने डिफाइन किया जी, क्या होता है? बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड बिल्कुल आपको पता है यार, बड़े सिंपल है कि क्वालिटी अच्छी होती है, आपको जो है अपने जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, कंज्यूमर को लोअर प्राइसेस मिल जाती हैं, चॉइसेस मिल जाती हैं, प्रोड्यूसर लोगों को ज्यादा बड़ी मार्केट मिल जाती है खेलने के लिए, वो चीजें बेच सकते हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ आ सकती है, वगैरह वगैरह। ये सारे बेनिफिट्स ऑलरेडी बेटा आप लोगों ने पढ़े हुए, नोट्स में भी लिखे हुए, इसमें भी लिखे हुए, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्शनिज्म क्यों होनी चाहिए उसका भी सारा आपको पता है। डंपिंग के केस से बचना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड को करेक्ट करना, सनसेट सनराइज इंडस्ट्रीज को बचाना, इन्फिन इंडस्ट्रीज को बचाना, ये भी सारे बेनिफिट्स बेटा ऑलरेडी आपके पास पड़े हुए हैं। बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, सारी कहानियां बेटा आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है ना। अब सीधे सीधे इसके इवैल्यूएशन पे आ जाओ। अच्छा, इसमें डायग्राम कौन कौन सी बना सकते हो आप चाहो तो इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड वाली बना सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में आपके एक्सपोर्ट्स वगैरह बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो आप एडी बढ़ा के दिखा सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो एडी कम भी करके दिखा सकते हो, कि अगर आपका इंपोर्ट बढ़ेगा तो आपका एडी फॉल होगा, ये भी दिखा सकते हो आप। The extent to which the benefits of free trade outweigh the arguments for protectionism depends on specific circumstances of each economy. Free trade is often praised because it encourages efficiency, specialization, greater consumer choice, higher standard of living. However, these benefits may not be shared equally across all groups. कहता है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो आपके पास होती हैं उनकी इंडस्ट्रीज एडवांस होती हैं, उनके पास ज्यादा लेबर होती है, ज्यादा बेहतर उनकी ओवरऑल क्वालिटी होती है, जबकि डेवलपिंग इकोनॉमीज जो होती है ना वो ठंडी होती है, वो स्ट्रगल कर रही होती हैं। तो कहता है कि फ्री ट्रेड डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए तो अच्छा है, बट डेवलपिंग के लिए अच्छा नहीं है। फॉर सच इकोनॉमीज शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन कैन बी जस्टिफाइड टू सेफ गार्ड इन्फिन इंडस्ट्रीज। कहता है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनके लिए प्रोटेक्शनिज्म जस्टिफाइड है, कि भाई वो प्रोटेक्शनिज्म लगाएं ताकि उनकी लोकल बिजनेस सपोर्ट हो। Similarly, protectionist measures may be necessary to defend strategic industries such as food, defense, वगैरह वगैरह. Another factor to consider is the global trading environment. If most countries embrace free trade, then open economies can experience significant growth through larger markets and greater efficiency. But if some countries use heavy protectionist policies, free trading economies may face unfair competition, trade imbalances, or even dumping, which could undermine domestic industries. In these cases, protectionism may be needed as a defensive tool. लिखा हुआ है कि यार कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो फ्री ट्रेड की तरफ चले जाती हैं, क्योंकि उनकी ओपननेस टू इकोनॉमी ज्यादा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी ज्यादा कर रहे हैं वो लोग। तो इस तरह की कंट्रीज जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्ट पर डिपेंडेंट होती हैं, उनके लिए डंपिंग की थ्रेट हमेशा रहती है, उनके लिए ट्रेड इम्बैलेंस की थ्रेट हमेशा रहती है, वो हमेशा टेंशन में होते हैं कि भाई कभी भी कोई भी उनको आके मार दे। इन कंक्लूजन, while free trade generally produces greater long-term economic gains by maximizing efficiency and global output, protectionism can be valuable in specific circumstances, such as protecting vulnerable industries, reducing deficits, or ensuring security. The strongest approach is often a balanced one, where economies pursue free trade to capture efficiency gains, but retain limited, carefully targeted protectionist policies to address short-term vulnerabilities. कहता है कि भाई बेस्ट अप्रोच क्या है? मिक्स्ड अप्रोच, जहां पर आप स्पेशलाइज्ड हैं, जहां पर आपको लगता है कि आपसे अच्छा कोई काम नहीं करता, वहां पर आप भले फ्री ट्रेड चलाओ। जैसे पाकिस्तान फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में टॉप पे है, तो हम लोग बोलेंगे भाई पाकिस्तान का तो अपना एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, तो कोई टेंशन नहीं है, हम उसको फ्री चलाएंगे। बाहर से किसी ने मंगवाना है, फ्री ऑफ टैरिफ, फ्री ऑफ कोटा मंगवा लो। लेकिन जो बाकी चीजें हैं जो पाकिस्तान में बनती हैं, बेटा वो तो टॉप नॉच नहीं है ना पाकिस्तान में, तो उनको आपने लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करना है, उनमें लोकल चेन्स को सपोर्ट करना है, तो भाई उनमें आपको प्रोटेक्शनिज्म लगानी पड़ेगी ताकि लोकल बिजनेसेस सपोर्ट हो सकें। कोई प्रॉब्लम? डन हो गया? बताएं बेटा जल्दी से।
लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। assess the difference between budget surplus and budget deficit and consider the extent to which budget surplus is better than budget deficit। अच्छा, यहां पर बच्चा इतना बेवकूफ है कि वो क्या गलती करेगा, वो बजट डेफिसिट और बजट सरप्लस को ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस समझ लेगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस, वो ये समझ के बैठ जाएगा। फिर बोलेगा सर बजट सरप्लस तब होता है जब एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है। बजट डेफिसिट तब होता है जब इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है। अबे भाई ये गवर्नमेंट के बजट की बात हो रही है, ये बजट फिस्कल पॉलिसी वाले बजट की बात हो रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स रेवेन्यू के डिफरेंस की बात हो रही है। तो बजट सरप्लस क्या होता है, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो टैक्स रेवेन्यू ज्यादा हो, आपकी जेब में पैसा पड़ा हुआ है। बजट डेफिसिट कब होता है, जब आपने अपनी जेब से ज्यादा पैसा लगा दिया है, टैक्स रेवेन्यू कम है गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा है, इसे बजट डेफिसिट कहते हैं। ठीक है ना। अब यहां पे जरा देखो किस तरीके से आंसर सॉल्व हो रहा है आपका। बजट, पहले तो देखो आपने बेसिक बजट बता दिया कि डिफरेंस बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। आपने बजट सरप्लस बताया कि जी जब रेवेन्यू आपके पास ज्यादा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम है। डेफिसिट कब होता है, जब आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा होती है टैक्स रेवेन्यू कम होता है। ठीक है ना, तो आपने उसको बता दिया। ठीक है ना, बजट पोजीशन फिस्कल पॉलिसी का पार्ट। फिर उसने आपसे ये पूछा हुआ था कि आपके मुल्क के लिए कंसिडर द एक्सटेंट टू विच के बजट सरप्लस इज बेटर देन बजट डेफिसिट, कि आपका जो टैक्स रेवेन्यू ज्यादा है वो होना चाहिए कि बजट डेफिसिट होना चाहिए बेहतर। तब यहां पे देखें बजट सरप्लस के बेनिफिट्स क्या हैं, कि आपको कल को पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप आज सेव कर रहे हो बूम में, तो आप रिसेशन में इस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं, रिसेशन में इस पैसे का फायदा उठा सकते हैं। तो आपके पास ये फायदा हो गया। प्लस आपका इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम रहता है, एग्रीगेट डिमांड कम रहती है तो प्राइसेस कम रहेंगी आपके पास। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम है, एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, तो बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आपकी स्लो हो जाती है। आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट होना शुरू हो जाती है, जो कि आपके लिए फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला और जीडीपी का मसला, इकोनॉमिक डाउनफॉल का मसला, ये सारी चीजें आपके पास हो रही हैं। अब जरा बजट डेफिसिट की तरफ आ जाओ। बजट डेफिसिट बजट सरप्लस का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यहाँ पर टैक्सेस कम होते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा होती है, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ जा रही है, एडी बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। हाउएवर उधार बढ़ रहा है। भाई अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आप 150 रुपया स्पेंड कर रहे हो, इसका मतलब सिंपली यही है ना कि 50 रुपया आपने किसी से मांगा है, किसी से उधार लिया है, तो भाई आपका डेट बढ़ जाएगा ना यार। इंटरेस्ट पेमेंट आपको देनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है। तो ये इतना कोई लेंदी डिटेल में आपने नहीं लिखना, एक एक बेनिफिट ड्रॉबैक भी इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दे, मोर देन इनफ। इवैल्यूएशन वेदर बजट सरप्लस इज बेटर देन डेफिसिट डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक सिचुएशन। कहता है कि यार भले कहता है कि यार कि अगर बजट सरप्लस डेफिसिट से बेहतर है तो ये इकोनॉमिक सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इन टाइम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ A surplus may be beneficial as it controls inflation and reduces debt। कहता है कुछ टाइम ऐसे होते हैं जहां पर सरप्लस बेहतर है, क्योंकि वो आपकी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है, आपके उधार को कम कर रहा है। हाउएवर रिसेशन में क्या होता है कि डेफिसिट अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है, ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़े, बेरोजगारी कम हो। ठीक है ना। तो कंक्लूजन क्या है कि भाई दोनों ही ऐसे नहीं है कि मैं बोलूं कि ये बेस्ट है या वो बेस्ट है। ये सीधा सीधा डिपेंड करता है इकोनॉमिक साइकिल पे, कि आप बूम पे हैं कि रिसेशन पे हैं, और ये गवर्नमेंट के फिस्कल ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड कर रहा होता है। कोई मसले वाली बात? कोई प्रॉब्लम? लास्ट केस पे आइएगा। कहता है जी एसेस वेदर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ऑलवेज बेनिफिट्स एन इकोनॉमी। आप देखो ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है, जहां पे वो कहता है जी फिस्कल पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। सही है। तो ये बिल्कुल वही एक ओपन एंडेड सवाल है। सिंपल है, फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स, सप्लाई साइड पॉलिसी, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन आएगा और फिर आपने जजमेंट यहाँ पे बता देनी, खत्म। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी आ गई,
ठीक है ना। और डिमांड साइड पॉलिसी आ गई, आपने एडीएस डायग्राम बना दिए, देखो आपका एडी बढ़ता जा रहा है, आपने उसको एक्सप्लेन किया। बेनिफिट्स आपने बता दिए जी, इकोनॉमिक ग्रोथ, लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, मल्टीप्लायर इफेक्ट, सोशल बेनिफिट, ये वही सेम बेनिफिट्स है यार, बार बार देखो नेचर सेम ही रहता है, सवाल का कोई डिफरेंस नहीं आता। कि जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग आप बढ़ाएंगे तो उससे आपका डायरेक्टली एडी बढ़ेगा, टैक्सेस कम करोगे तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, मल्टीप्लायर बढ़ेगा। डायग्राम के साथ आप लिंक करते जा रहे हैं। एडी बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही है, लोगों को लेबर चाहिए तो सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। हाउएवर, यहाँ पे देखो जी, क्या क्या है, इसके ड्रॉबैक्स आ गए, इसके ड्रॉबैक्स आ गए आपके पास, ठीक है ना। क्या क्या ड्रॉबैक्स आ गए, बोरोइंग से आपके पास मसला आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास जो है वो नेशनल डेट जो है वो आपके पास बढ़ना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आपके पास आना शुरू हो जाता है, टाइम लैग आता है, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट आपके पास आ रहा होता है, ठीक है ना। तो ये देखो सारी चीजें जो हैं वो आपके पास, ये एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकना जरा। अच्छा, सॉरी, आ जाओ। इन्फ्लेशनरी प्रेशर आपने बता दिया, टाइम लैग बता दिया, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट बता दिए। अच्छा, ये सवाल को जरा देखें। अच्छा, इसके अंदर वो ये नहीं पूछ रहा कि दूसरी पॉलिसी के साथ कंपेयर करो, या फिर आप बताओ कि इन्फ्लेशन को सॉल्व करने की यह बेस्ट तरीका है ये और वो, इसने ये चीज इसमें नहीं पूछी हुई, तो हमें ऑल्टरनेटिव पॉलिसी बताने की जरूरत नहीं है। हम सीधा सीधा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी पे ही फोकस कर रहे होंगे और उसी के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब इवैल्यूएशन देखें। The extent to which expansionary fiscal policy will benefit an economy depends on circumstances. अगर इकोनॉमी डीप रिसेशन में है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, स्पेयर कैपेसिटी ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में हमें एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी करानी पड़ेगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, टैक्सेस को कम करना पड़ेगा, यानी कि अपने पास बैड एस पॉलिसी, बजट डेफिसिट पॉलिसी लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे हैं, यानी कि लेट से अगर आप इसके आसपास हैं और आपने अब एडी बढ़ाई, तो देर इज अ थ्रेट कि आप हाइपर इन्फ्लेशन में जाना शुरू हो जाए, ठीक है ना, हाइपर इन्फ्लेशन में जा सकते हैं, विच कैन क्रिएट इन्फ्लेशनरी प्रेशर। एट द सेम टाइम, if government rely on borrowing to finance spending, this can increase the budget deficit and national debt, which can create long-term problems such as higher interest repayment, less room for future spending। ओपन इकोनॉमीज में जो है वो आपकी इंपोर्ट्स बढ़ सकती हैं, तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इन कंक्लूजन, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इज नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल, ये मैंने अपनी जजमेंट दे दी है। ये रिसेशन में काम करती है जब स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी हो, लेकिन ओवरऑल बूम में ये आपके पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो ओवरऑल डिपेंड करता है कि डिपेंड करता है टाइम पे, पॉलिसी पे, और ये इकोनॉमी के स्ट्रक्चर पे बेटा ये चीजें डिपेंड कर रही होती हैं, कोई मसले वाली बात। चले जी, ये फाइल मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, ठीक है, अल्लाह।